नमस्कार दोस्तों। पार्ट थर्ड है ईयर एंड हियरिंग सिस्टम का। और कल सेशन नहीं हो पाया था, वही सेशन है क्योंकि आज ले रहे हैं। तो आपने इससे पहले का काम कर ही लिया होगा, क्योंकि अगर इससे पहले अगर जो वीडियोस हैं वो अगर नहीं देखे हैं तो इसके समझ में आने के चांसेस हैं हो जाते हैं कम। और अगर पहले का अगर काम किया हुआ होता है तो फिर ये आपको ठीक से समझ में आने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम इससे पहले पूरी स्ट्रक्चर को समझ चुके हैं। हमने लास्ट क्लास में कॉक्लिया तक, इनर ईयर तक समझने की कोशिश की थी। आज इससे आगे चलते हैं। हम बात कर रहे हैं आज ट्रांसडक्शन प्रोसेस की। ट्रांसडक्शन प्रोसेस यानी हमारे जो सेंसेस हैं वो रिसीव करती हैं बाहर से इंफॉर्मेशन को और फिर उसको ब्रेन तक पहुंचा देती हैं। अब जो ये सेंसेस हैं जो ये रिसीव कर रही हैं, ये जो रिसीव कर रही हैं, ये या तो लाइट के रूप में, स्मेल के रूप में, वाइब्रेशन या एयर कह लें कान में जो आती है उसके रूप में, यानी या फिर टेस्ट के रूप में, ऐसे आप महसूस कर रहे हैं। लेकिन जो ब्रेन रिसीव करता है वो समझता है इलेक्ट्रो केमिकल है लैंग्वेज। अगर पूछा जाए ब्रेन की लैंग्वेज क्या है, तो ब्रेन की लैंग्वेज है इलेक्ट्रोकेमिकल। और अगर कहें कि सेंस की लैंग्वेज क्या है, तो जो सेंस आ रही है वो उस लैंग्वेज में ग्रहण कर रहा है। तो फिजिकल एनवायरनमेंट में चीजें इस रूप में होती हैं, वो हमारी सेंस के पास गई और सेंस ने क्या किया, उसे कर दिया ट्रांसलेट। तो ये ट्रांसलेशन का एक सिस्टम होता है जो कि क्या कहलाता है, ट्रांसडक्शन कहलाता है। राइट, हमारी आंखों के अंदर हमने आंख पढ़ा था, आंख में जो रिसीव करती हैं वो क्या होती हैं, रोड और कॉन सेल, और वो फिर उसको गैंग्लियन सेल तक पहुंचाती हैं। तो ये जो रोड और कॉन से गैंग्लियन तक जो ट्रांसफर होता है और फिर वो ब्रेन नर्व की तरफ जाते हैं, इसी को ट्रांसडक्शन कहते हैं। लाइट का रिसीविंग होता है, रिसीविंग जो रिसेप्टर्स होते हैं वो होते हैं रोड और कॉन, और जो ट्रांसडक्शन होता है वो बाइपोलर और गैंग्लियन सेल के दौरान होता है। सिमिलरली यहाँ कान में जो आवाज आ रही है वो यहाँ साउंड वेव्स ऑडिटरी कैनाल से होकर के आ रही हैं, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे आती हैं। यहाँ फिर से हैमर, एनविल और स्टीरअप को मूव करती हैं इन तीन छोटी हड्डियों को, और इसके कारण ये जो इनर ईयर है इसके अंदर जो वाइब्रेशन पहुंचती है, इसके अंदर जो वाइब्रेशन पहुंचती है वो वाइब्रेशन यहाँ पे मौजूद हेयर सेल, यानी यहाँ पे कौन से कान के अंदर कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, कान के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें कहते हैं हेयर सेल। तो यहाँ पे हेयर सेल रिसेप्टर्स होते हैं जो इसे ग्रहण कर लेते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है ग्रहण करना। यानी यहाँ पे जो रिसीवर्स हैं जो कि साउंड को जनरेट कर रहे हैं, अभी तक तो वाइब्रेशन ही है ना, साउंड को जो प्राप्त कर रहे हैं वो है हेयर सेल। द ऑडिटरी हेयर सेल आर हाउस्ड इन द बोनी प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर नोन एज कोक्लिया। इनर ईयर यानी आंतरिक कान, आंतरिक कान के अंदर एक हड्डी की बनी हुई संरचना होती है, बोनी स्ट्रक्चर, ये होती है कोक्लिया। और कोक्लिया के अंदर ऑडिटरी हेयर सेल होते हैं, इनर ईयर, जो कि बेसिकली साउंड के रूप में रिसीव कर रहे हैं बाहर से आने वाली किसी वाइब्रेशन को। इतना ही यहाँ पे अभी तो आपको इसमें समझना है, और फिर आपको आगे लेकर के चलते हैं। इस ट्रांसडक्शन प्रोसेस में अगर पूछा जाए कि हमारे कान में जो आवाज आती है उसका ट्रांसडक्शन कहाँ होता है, तो उसका ट्रांसडक्शन इनर ईयर कोक्लिया में होता है, याद रखें। ठीक है, द कोक्लिया इज मेड अप ऑफ एन अपर कैनाल द स्काला वेस्टिबुलाई एंड अ लोअर कैनाल द स्काला टिम्पैनी। ये स्ट्रक्चर विजिबल होगी आप लोगों को, इसके हिसाब से समझते हैं क्योंकि अब स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। ये कान है जो आपको नजर आ रहा है, यानी कि ये जो बाहरी कान है, पिन्ना है, इसके बीच में से जो छिद्र होता है जिसमें आप उंगली करते रहते हैं, ये जो क्षेत्र है ये हो गया ऑडिटरी कैनाल। इस ऑडिटरी कैनाल में जो हवा गई, एयर गई, उसने जाकर के यहाँ पे प्रेशर क्रिएट किया, कहाँ पे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम पे, और ईयर ड्रम से मैलस, इनकस और स्टेपी यानी कि हैमर, एनविल और स्टीरअप तक ये वाइब्रेशन होती है। ये इस पे आपके ड्रम पे लगी, ड्रम से हैमर पे एनविल को पीटा और एनविल से स्टीरअप में मूवमेंट हुई। ये जो स्टीरअप की जो मूवमेंट होती है, ये मूवमेंट कहाँ गई, अंदर कॉक्लिया में गई। ये जो है ये पूरी की पूरी एक कैनाल है। अब ध्यान से समझिएगा,
इस कैनाल में जो ऊपर वाला सेक्शन है जिसे हमने कहा था ओवल विंडो, आपको बताया गया था, इसी तरीके से एक नीचे होती है राउंड विंडो। मैंने स्पेसिफिकली वापस जाकर के वो स्ट्रक्चर समझाई थी, आज भी बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि साउंड का जनरेशन इसी तरीके से होता है, यानी मीनिंगफुल आवाज हमारे कान में इसी तरीके से बनती है। तो इसके ठीक बीचों बीच ये जो येलो सेक्शन देख रहे हैं इसको कहते हैं कॉक्लियर डक्ट। ये जो बीच में सेक्शन देख रहे हैं इसे कहते हैं कॉक्लियर डक्ट। इस येलो के ऊपर जो ब्लू सेक्शन है इसे कहेंगे स्काला वेस्टिबुली, और नीचे वाला जो सेक्शन है उसे कहते हैं स्काला टिम्पेनी। स्काला वेस्टिबुली यानी अपर कैनाल, स्काला टिम्पेनी यानी लोअर कैनाल। तो एक नीचे की तरफ होती है कॉक्लिया में कैनाल और एक ऊपर की तरफ होती है। ये जो स्टीरअप का जो मूवमेंट होता है, तो इस मूवमेंट में मूवमेंट होती है बेसिकली बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है। तो ये जो हवा है, एयर जो है, वो जो मूवमेंट हो रही है उसके कारण ये अंदर की तरफ, ध्यान रखिएगा, कॉक्लिया में अंदर की तरफ जो मूवमेंट होती है वो होती है स्काला वेस्टिबुली में। और यही यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस होता है, अभी इसकी बात करेंगे, और यहां से ये घूम करके आती है, और जो राउंड विंडो होती है वो एक्स्ट्रा प्रेशर को रिलीज करने के लिए होती है। तो ये होती है राउंड विंडो जो कि स्काला टिम्पेनी। अब क्वेश्चन आता है कि स्काला वेस्टिबुली की मिडिल ईयर में ओपनिंग क्या होती है। ध्यान से समझिएगा, ये स्काला वेस्टिबुली है, इसकी ये मध्य कान के अंदर इसकी ओपनिंग क्या कहलाती है, तो उसे कहते हैं ओवल विंडो। क्या कहते हैं? ओवल विंडो, जो अटैच्ड होती है स्टीरअप से यानी स्टेपीज से। उसके ठीक नीचे होती है राउंड विंडो जो कि ओपनिंग होती है, या कहें कि बाहर का रास्ता होता है, किसके लिए? टिम्पेनी मेम्ब्रेन, स्काला टिम्पेनी के लिए। तो स्काला टिम्पेनी नीचे वाली कैनाल और स्काला वेस्टिबुली ऊपर वाली कैनाल। ऊपर वाली कैनाल को जोड़ता है मिडिल एयर से ओवल विंडो, और मिडिल एयर से स्काला टिम्पेनी को जोड़ती है राउंड विंडो। यहां तक अभी समझना है आपको, ठीक है? तो एक बार ये जरूर बता दीजिएगा, अगर कहीं पे अगर समझ में ना आ रहा हो तो हम उसको रोक करके समझेंगे। ट्रांसडक्शन में अगला जो सेक्शन है जिसको हमें समझ लेना है वो है बेसिलर मेम्ब्रेन। बेसिलर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मतलब एक प्रकार की झिल्ली। स्काला वेस्टिबुलरी एंड द स्काला टिम्पेनी आर सेपरेटेड बाय फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन। एक फ्लेक्सिबल सा यानी नरम तरल सा एक मेम्ब्रेन होता है, झिल्ली होती है, नोन एज द बेसिलर मेम्ब्रेन, दैट ट्रेवल्स डाउन द लेंथ ऑफ द कॉक्लिया। जितना बड़ा कॉक्लिया होगा उतनी ही बड़ी ये बेसिलर मेम्ब्रेन होगी। ये जो ब्लैक, ब्राउन या ब्लैक कलर की आपको नजर आ रही होगी, ये जो लाइन है जी, ये लाइन बेसिलर मेम्ब्रेन है। तो बेसिकली कॉक्लिया के अंदर स्काला टिम्पेनी और स्काला वेस्टिबुली को सेपरेट करने के लिए दो चीजें होती हैं। एक होती है, मुख्य रूप से तो एक ही होती है, बेसिलर मेम्ब्रेन। ये आपका आंसर होना चाहिए। लेकिन अगर बेसिलर मेम्ब्रेन ना दिया हुआ हो तो आप कॉक्लियर डक्ट का भी नाम ले सकते हैं, राइट? तो इन दोनों को जो अलग करती है वो होती है वैसे बेसिलर मेम्ब्रेन। तो बेसिलर मेम्ब्रेन वो स्ट्रक्चर है कॉक्लिया के अंदर की जो कि अपर कैनाल को लोअर कैनाल से अलग करती है। कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। अपर कैनाल क्या कहलाती है? स्काला वेस्टिबुली कहलाती है। लोअर कैनाल क्या कहलाती है? स्काला टिम्पेनी कहलाती है। कृपया करके इन शब्दों को बोल करके, उच्चारण करके जरूर देखें। पेपर में आने से पहले आपको जो तैयारी करनी होती है उसका एक अहम हिस्सा होता है कि आपको ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए रिसाइटेशन कर लेनी चाहिए। क्योंकि वैसे तो हम रिकॉलिंग प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि आपको रिकॉल जरूर हो जाए, याद जरूर आ जाए उस वक्त नाम, पर अगर याद नहीं भी आया तो आप अगर 2-4 बार बोल लेते हैं तो कम से कम लिखा हुआ हो सामने तो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। इसलिए बोल करके इन शब्दों की प्रैक्टिस जरूर कर लेनी चाहिए। अब क्योंकि आप फिजिकली अवेलेबल नहीं तो आपके लिए ये जरूरी है कि आप कम से कम उसको दोहरा जरूर लें। आप जहां कहीं भी बैठ करके इसे पढ़ रहे हैं, आसपास वालों का ज्ञान बढ़ेगा ही, ठीक है ना? खैर, अभी मैंने एक लाइन नहीं बताई, वो ये पर्पल लाइन है। इसको एक सेपरेट जगह दी है मैंने समझाने के लिए, इसे कहते हैं ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। इसके लिए एक सेपरेट जगह है, वी विल टॉक अबाउट दैट। फिलहाल आपको ये समझ में आ रहा होगा जी। तो ट्रांसडक्शन प्रोसेस में अब हमें देखना है कि बेसिलर मेम्ब्रेन का रोल क्या है। जो मैंने आपको एक पूरी लंबी सी सेक्शन दिखाया उसको अब मैंने बीच में से एक डाइसेक्शन के रूप में दिखा रहा हूं। तो ये ऊपर वाला सेक्शन हो गया, सेक्शन का नाम क्या है? स्काला वेस्टिबुली, ऊपर वाली कैनाल। ये जो सेक्शन ब्लूइश सेक्शन, ये हो गया नीचे वाली कैनाल, स्काला टिम्पेनी। आप देख रहे हैं ये जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा क्षेत्र है स्काला मीडिया। क्या है? स्काला मीडिया। और ये जो सेक्शन है ये हो गया कॉक्लियर नर्व फाइबर। और ये व्हाइटिश जो रीजन देख रहे हैं जो सफेद रंग का है, मैं यहाँ पे इसको साफ करूं, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे सफेद वाला रीजन जो है, और इस व्हाइट सेक्शन के ठीक ऊपर ये रेड कलर का सेक्शन है। ये पूरा हो गया बेसिलर मेम्ब्रेन।
हाँ, दोनों कैनाल का सेपरेट फंक्शन होता है। अभी बताऊंगा, अभी ट्रांसलेशन पूरा तभी समझ में आएगा, पहले ये स्ट्रक्चर अंदर से समझ में आ जाए, ठीक है। इसका बड़ा एक नॉर्मलाइज फंक्शन होता है। देखो, अगर हम सीधा फिजिक्स का नियम लागू करें इस पे, तो ऐसे करके एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक विंडो है, यहाँ एक विंडो है, यहाँ पे स्टेपी है जिसे आप क्या कहते हैं, स्टिरअप कहते हैं। अब ये स्टिरअप इस पे प्रेशर करती है तो अंदर जो पेरिलिम्फ होता है वो मूव करता है। कैसे करता है? बैक एंड फोर्थ, यानी आगे पीछे, राइट। तो आगे करेगा तो ये पूरा का पूरा इधर चला जाएगा और ये एक्स्ट्रा प्रेशर को रिलीज करने के लिए होगा। इसकी मूवमेंट तभी हो पाएगी जब यहाँ पे स्पेस होगा, और इसीलिए ये राउंड विंडो है यहाँ पे। तो ये जो बैक एंड फोर्थ है, इसके कारण ये जो मूवमेंट होती है, तो मूवमेंट के कारण ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे मटेरियल है वो ऊपर नीचे भी हिलने लगता है। क्या होता है? ऊपर नीचे भी हिलने लगता है। तो बैक एंड फोर्थ के कारण अप एंड डाउन का जो प्रेशर होता है वो बैक एंड फोर्थ के कारण लगता है। और वो तभी लगता है जब जिस तरीके से एक अपर कैनाल है वैसे ही उससे जुड़ी हुई, हालांकि यहाँ पे बहुत कम गैप होता है, लेकिन जुड़ी हुई लोअर कैनाल होगी, क्योंकि ये जो प्रेशर यहाँ पे फिजिक्स का लग रहा है वो डिस्प्लेस तो कहीं पे होगा ना। तभी तो मूवमेंट जो यहाँ से आ रही है बैक एंड फोर्थ, उस बैक एंड फोर्थ को वो चेंज करेगा अप एंड डाउन में। यही कैनाल का काम है। उसके बाद क्या होता है, आई विल लेट यू। चलिए, तो स्काला वेस्टिबुली एंड स्काला टिम्पेनी आर फिल्ड विद पेरिलिम्फ, अ थिक सब्सटेंस, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। ये जो ब्लू कलर आप देख रहे हैं ये पेरिलिम्फ है, एक थिक सब्सटेंस है, ठीक है। यही होता है जो स्टेपी के प्रेशर के कारण मूव करता है, बैक एंड फोर्थ करता है, और इस बैक एंड फोर्थ से अप एंड डाउन मूवमेंट भी होने लगती है, यानी आगे पीछे की गतिशीलता होती है, और इस आगे पीछे की गतिशीलता से ऊपर नीचे की गतिशीलता जनित होती है। यानी ऑलरेडी जो मूवमेंट है वो बेसिकली कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, और इसी हॉरिजॉन्टल से पेरिलिम्फ में वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर मूवमेंट, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता उत्पन्न होती है, राइट। तो जो इन दोनों कैनाल को फिल किए हुए होता है उस पदार्थ को कहते हैं पेरिलिम्फ। कैसा होता है? थिक होता है, ठीक है। और इसी की जो मूवमेंट होती है वो हेयर सेल का जो टॉप सेक्शन है उस पे हिलती है, इसीलिए वही होता है जो रिसीव करता है। ध्यान से समझिए, जैसे हमने कोन सेल की बात की थी, तो रिसीव क्या कर रहे थे कोन सेल और रॉड सेल? लाइट को, लेकिन वो उसे ट्रांसफर किसमें कर रहे थे? कलर्स में, पैटर्न्स में। उसी तरीके से हेयर सेल जो रिसीव करती है वो तो वाइब्रेटरी मूवमेंट रिसीव करती है, लेकिन वही उसको चेंज कर देती है किसमें? किसके अंदर चेंज कर देती है? साउंड में। तो ये इसी जगह पे होता है, राइट। देखते हैं कैसे होता है। तो मैंने आपसे बात की थी सबसे बड़ा रोल इसी का है, हमने पहले भी बोला था कि इसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि जो स्काला वेस्टिबुली होती है हैज ए मेम्ब्रेन कवर्ड ओपनिंग। स्काला वेस्टिबुली की एक ओपनिंग होती है जो मेम्ब्रेन कवर्ड होती है। इस पिक्चर में इस एरिया को देख पा रहे होंगे आप, मैंने जहां पे राउंड किया है यही है ओवल विंडो। क्या है ये? यह है ओवल विंडो, ओवल विंडो टू स्काला वेस्टिबुली, एंड दिस इज ओवल विंडो टू, सॉरी, राउंड विंडो टू स्काला टिम्पेनी। ये क्या है? यहाँ पे एयर रिलीज के लिए एक जगह है, मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर को होल्ड करने के लिए, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि छेद वेद है इसमें, ये केवल ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो वो क्या होगा, ज्यादा तेज साउंड आएगा, ज्यादा तेज अगर आवाज आएगी तो वो जो प्रेशर है उसको होल्ड करने के लिए ये राउंड विंडो है। किस चीज की बनी हुई है? मेम्ब्रेन की, सिंपली। While the membrane covered opening of the scala tympani is known as round window, और स्काला टिम्पेनी की जो ओपनिंग होती है उसे कहते हैं राउंड विंडो। क्लियर है यहां तक? ये जो राउंड विंडो है, ये जो ओवल विंडो है, इस पे क्योंकि प्रेशर किस साइड पड़ रहा है, अब ध्यान से समझना। ऊपर वाली विंडो तो ये है और नीचे वाली विंडो ये है, ऐसे। तो जो ऊपर वाली विंडो है उसके ऊपर यहाँ पे स्टेपी है, स्टेपीज, और ये पुश कर रही हैं क्योंकि हैमर पड़ा एनविल पे, एनविल ने स्टीरअप को हिलाया तो ये इसे पुश कर रही है। तो ये बाहर की तरफ थोड़ा सा खुला होता है ताकि ये पुश करे। अंदर क्या है? अंदर है पेरिलिम्फ जो कि एक थिक सब्सटेंस है। अब वो अंदर की तरफ मूव हो रहा है तो वो घूम करके, मूवमेंट तो पूरी है ना, तो अगर वो इसके ऊपर अगर प्रेशराइज करता है तो इसकी जो ओपनिंग है वो अंदर की तरफ है, तो ये इसमें करेगा तो ये इस प्रेशर को होल्ड कर लेगी, इसीलिए मेम्ब्रेन यानी झिल्ली नुमा होती है ताकि ये प्रेशर को सस्टेन कर पाए, राइट। वरना कान का चलना फट जाएगा या जो भी कुछ होता है ना। तो ये इसका पूरा का पूरा प्रोसेस है। यहां तक कान समझ में आ रहा होगा, आंतरिक कान की बात चल रही है, बाहरी कान को हम निपटा चुके। कॉपी और पेन ले लेना, कुछ यहां लिखवाऊंगा, जो यहां लिखवाऊंगा ना तो पहले लिखवाया है और ना ही बाद में लिखा जाएगा, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग है, जरूरी है और इंपॉर्टेंट है। द टू कैनाल आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड हेलिकोट्रेमा। ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिए, ये पिक्चर नजर आ रही है, ये एक कैनाल है, ये जो मैंने रेड कलर दिखाया है ये अपर कैनाल है,
और ये जो ब्लू कलर दिखाया है ये लोअर कैनाल है। ये क्या हो गई? अपर कैनाल। ये हो गई लोअर कैनाल। क्लियर है? अब ध्यान से समझो, एक ब्लैक कलर ले लेता हूं। इस जगह पर जनरली बहुत समय तक जब कान की एनाटॉमी नहीं समझ में आई थी, तब तक लोग, बहुत सारे जो पुराने फिलोसॉफिकल कहेंगे यानी कि लेस साइंटिफिक थिंकर, उनका मानना था कि ये दोनों कैनाल एक दूसरे से सेपरेट होती हैं। बट ईयर एनाटॉमी के बाद ये पता चला कि ये दोनों कैनाल एक दूसरे से जुड़ी होंगी तभी काम हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो एक पैसेज होता है इस जगह पर, ये एक पैसेज है जो पैरेलिम्फ की मूवमेंट किधर हो रही है भाई? अगर इस केस में बात करें तो लेफ्ट टू राइट हो रही है। तो यही जो पैसेज है ये नीचे वाली कैनाल में भी जाता है प्रेशर। तो यहां पे क्या होता है? यहां पे राइट टू लेफ्ट होता है। ऊपर क्या है? लेफ्ट टू राइट। यहां पे क्या होगा? राइट टू लेफ्ट होगा। ठीक। तो ये जो सेक्शन है जहां पे अपर कैनाल लोअर कैनाल से मिलती है, ये बहुत जरूरी है। ये जो अपर कैनाल लोअर कैनाल से मिलती है इसको कहते हैं हेलिकोट्रेमा। इसे कहते हैं हेलिकोट्रेमा। हेलिकोट्रेमा, the helicotryma is the part of the cochlear labyrinth where the scala tympani and scala vestibuli meet. It is main component, ध्यान से समझिएगा, main component of cochlear apex. What is cochlear apex? कोक्लिया में किस जगह तक, किस हाई लेवल तक, किस हाईएस्ट लेवल तक कोई आवाज मूव कर सकती है, वो जो जिस जगह तक जाती है उस हाईएस्ट लेवल को एपेक्स कहते हैं। सो दैट इज कॉक्लियर एपेक्स। तो अगर पूछा जाए कि कॉक्लियर एपेक्स को और किस नाम से, उस जगह को किस नाम से जाना जाता है, तो आप उसको बड़ा आसान तरीके से कह सकते हैं कॉक्लियर एपेक्स का एक महत्वपूर्ण अंग हेलिकोट्रेमा है। राइट। और कॉक्लियर एपेक्स को आप सबसे मैक्सिमम कहां पे एडजस्ट समझ सकते हैं? वो है जहां पे कि लोअर कैनाल और अपर कैनाल एक दूसरे से मिलती है, दैट इज हेलिकोट्रेमा। सो द हेयर सेल्स नियर दिस एरिया बेस्ट डिटेक्ट लो फ्रीक्वेंसी साउंड एंड ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की जो साउंड होती है उसको भी हमारा कान पहचान सकता है। इसकी क्षमता कान में किस जगह पे होती है? उस जगह को कहते हैं हेलिकोट्रेमा या कॉक्लियर एपेक्स। राइट। तो कॉक्लियर एपेक्स यानी कि कोक्लिया अपने सर्वोच्च लेवल पे, एपेक्स का मतलब क्या हो गया? सर्वोच्चता। तो कोक्लिया अपने सर्वोच्च लेवल पे जब फंक्शन करता है, द प्लेस और द फंक्शन इज नोन एज कॉक्लियर एपेक्स। और कॉक्लियर एपेक्स का एक सिग्निफिकेंट रोल है कॉक्लियर एपेक्स में, किसका? हेलिकोट्रेमा का। तो हेलिकोट्रेमा क्या है? हेलिकोट्रेमा एक जगह है जहां पे अपर कैनाल लोअर कैनाल से मिलती है। और हेलिकोट्रेमा पे क्या होता है? तो सबसे लो फ्रीक्वेंसी की जो साउंड है वो भी हम सुन सकते हैं। ठीक है ना? तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी को पहचानने की क्षमता कान के कौन से हिस्से में होती है? हेलिकोट्रेमा में होती है। महत्वपूर्ण है। लेकिन अब ये समझ में आ गया, इसके अलावा कुछ चीजें बता देता हूं आपको, जो यही बताऊंगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा बायोलॉजी है तो आपके काम की वो नहीं होगी। लिखना स्टार्ट कीजिएगा। मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि इस पे जो लेबलिंग की है वो आपको नहीं समझ में आएगी। ठीक है ना? तो इसलिए मैं इसको यहां पे लिख देता हूं। सबसे पहले लिखिए एक्वेडक्ट ऑफ कॉक्लिया। एक्वेडक्ट ऑफ कॉक्लिया, एक लाइन, मतलब इसके आगे ही लिखिएगा पेरिलिम्फ। पेरिलिम्फ प्रेशर को रिलीज करता है, पेरिलिम्फ के प्रेशर को रिलीज करता है। कॉक्लिया के अन्य हिस्सों में शामिल हैं, लिखिए कॉक्लिया के अन्य हिस्सों में शामिल हैं एम्प्यूला, एम्प्यूला, अट्रिकल, ये जो देख रहे हैं आप ये है एम्प्यूला, और इसके ठीक बगल में ये है एंट्रिकल, और ये है सेक्शुअल्स। अब यहां ध्यान रखिएगा, एम्प्यूला, आर्टिकल्स एंड सेशुअल्स, ये सारी चीजें क्या हैं? व्हाट आर दिस? यही है जिनके द्वारा ट्रांसडक्शन की प्रक्रिया में साउंड चेंज हो रहा है। ट्रांसडक्शन की प्रक्रिया में साउंड का जो मीनिंग निकल रहा है, वो तंत्र जो काम करता है वो इन तीन सेमी बोनी स्ट्रक्चर्स एम्प्यूला, आर्टिकल और सेशुअल्स के कारण होता है। ठीक है? तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये क्या कहलाते हैं? लिख लीजिएगा, एम्प्यूला, आर्टिकल और सेशुअल्स, इन तीनों को लिख लीजिएगा, ये होते हैं एंडोलिम्फ। लिखिएगा, ये होते हैं एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ वो है जो कि कान के अंदर बनी हुई वो क्या कहेंगे, सेमी सॉलिड या मतलब कहें सेमी लिक्विड एक स्ट्रक्चर होगी जो आवाज आप क्रिएट कर रहे हैं, जो कोक्लिया के पास, जो हेयर सेल के पास जो इंफॉर्मेशन जा रही है, उससे साउंड को जनरेट करने में वो हेल्प करते हैं। तो ये
एसोसिएटेड ऑडिटरी ऑर्गन्स है। क्या? एसोसिएटेड ऑडिटरी ऑर्गन्स है। कहाँ के? इनर ईयर के। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे होते हैं, मतलब जनरली आपसे केवल क्वेश्चन यही होगा कि ये तीनों होते कहाँ पे। तो आपको याद रखना है इनर ईयर इन द कोक्लिया, ठीक है ना। कैसे होते हैं? पेरिलिम्फेटिक होते हैं, तो पेरिलिम्फ के रूप में होते हैं। नेक्स्ट, द वाइब्रेशन। नाउ प्रोसेस पे आते हैं। द वाइब्रेशन ट्रेवल अप द कोक्लिया टू द एपेक्स थ्रू ए hollow bony tube known as scala vestibuli. The vibration then travels from apex to the base. ध्यान रखिएगा, बेस क्या होता है? जहां से ये, जहां पे मिडिल ईयर कनेक्ट करता है इस कैनाल से, इसको कहते हैं बेस। और जो एंड पॉइंट होता है कोक्लिया का, वो होता है एपेक्स। तो बेस से एपेक्स की तरफ कौन सा जाता है? अपर कैनाल। और एपेक्स से बेस की तरफ लोअर कैनाल। यानी जो स्केला वेस्टिबुली है वो बेस से एपेक्स की तरफ, और स्केला टिम्पनी एपेक्स से बेस की तरफ, थ्रू द अनदर hollow bony tube called scala tympani. At the end of the scala tympani, the vibrations within the perilymph displace the round window. ये जो पेरिलिम्फ होता है, नीले रंग का जो दिखाया हुआ है पूरा का पूरा एरिया, ये पेरिलिम्फ, देखिए दो चीजें हैं, एंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ, ठीक है ना। तो पेरिलिम्फ जो है वो कहाँ पे होता है? अंदर होता है। कैसी है? सेमी लिक्विड स्ट्रक्चर है या थिक स्ट्रक्चर है। सिमिलरली थिक स्ट्रक्चर जो है, एक दूसरी भी होती है जो कि क्या कहलाएगी? जो कि सैशल्स या फिर हमने पिछली सेम उसमें बात की स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। तो वो होते हैं एंडोलिम्फ्स। अब ये जो पेरिलिम्फ है इसमें मूवमेंट होती है, तो ये मूवमेंट जो होगी ये राउंड विंडो को मूव करती है, यानी कि उसके ऊपर प्रेशर करती है, जिसकी हमने बात की। और इसी तरीके से इसके अंदर का जो वाइब्रेटरी प्रेशर है वो मेंटेन हो पाता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है कि जो हमारी हेयर सेल्स होती हैं, हेयर सेल्स होती हैं, वो इस पूरे मूवमेंट को दर्ज कर लेती हैं। देखते हैं इसको कैसे। सबसे ज्यादा खेल है इसका कहाँ पे होता है? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ये स्काला वेस्टिबुली है और ये स्काला टिम्फनी है। ये वो एरिया है जिसे रेसनर मेम्ब्रेन कहते हैं। ध्यान रखना है इसे, ये जो ग्रीन वाला एरिया यानी स्काला वेस्टिबुली और स्काला टिम्पैनी के बीच में होता है रेसनर मेम्ब्रेन। ये कहलाता है स्काला मीडिया, यानी कि ये वो एरिया है जहां पे कि ये सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से मिल रही है। इसी को कहते हैं कॉक्लियर डक्ट। क्या कहते हैं? कॉक्लियर डक्ट। और कॉक्लियर डक्ट के बिल्कुल नीचे ये जो क्षेत्र है ये पूरा लंबा होता है। मेम्ब्रेन, ये क्या हो गया? ये हो गया बेसिलर मेम्ब्रेन, और ये हो गया कॉक्लियर डक्ट। कॉक्लियर डक्ट क्या कहते हैं? ये जो क्षेत्र है ये पूरा लंबा होता है। मेम्ब्रेन, ये क्या हो गया? ये हो गया बेसिलर मेम्ब्रेन, और ये हो गया कॉक्लियर डक्ट। इसके ठीक ऊपर ये जो सेक्शन होता है ये होता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। अगर हम एक गोल स्ट्रक्चर को देखें तो ये देखिए, ये हो गया कॉक्लियर डक्ट, ये हो गया वेस्टिबुलर कैनाल, ये हो गया टिम्पैनिक कैनाल, ये पेरिलिम्फ होगा इसके अंदर ब्लू कलर के, और जो कि पेरिलिम्फ कॉक्लियर डक्ट में भी होते हैं। और इसके नीचे ही जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है ये वाला स्ट्रक्चर, यानी ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। अब ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई क्या करता है? इसके अंदर होते हैं टनल फाइबर्स होते हैं, लोअर हेयर सेल्स होती हैं, डेटर नर्व होती सेल्स होती हैं, या बेसिलर मेम्ब्रेन, तो खैर वो बाहर की चीज है। अब ये जो चार चीजें हैं इन्हें मिलाकर के ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कहते हैं। ये क्या होते हैं? ये जो हमारे हेयर सेल, जैसे हमने बात की थी ना कि जो हेयर, जब हम आंख पढ़ रहे थे तो हमने बात की थी रॉड सेल की और कॉन सेल की। तो ये जो रॉड सेल और कॉन सेल हैं, ऐसी ही दो प्रकार की सेल होती हैं हेयर सेल। किसमें होती हैं? कान के अंदर होती हैं। मैंने आपको एक बताई है, 15,500 हेयर सेल होती हैं, जो कि क्या करती हैं? बाहर से जो साउंड आ रही है उसको रिसीव करती हैं। और ये हेयर सेल इस इंफॉर्मेशन को कहाँ भेजती हैं? ये रिसीव कैसे कर रही हैं? ये जो मूवमेंट हो रही है, कौन सी मूवमेंट थी? पहले बैक एंड फोर्थ थी, चल जा, पहले बैक एंड फोर्थ थी, और फिर उसी के कारण अप डाउन होती है। तो ये जो अप डाउन मूवमेंट होती है ये हेयर को, यानी कि कान जैसे, मतलब सॉरी, बाल जैसे कुछ सेल्स होती हैं, इन्हें हेयर सेल कहते हैं। इनकी जो टिप होती है उसको मूव करती है, और उसकी जो मूवमेंट है वही मूवमेंट नीचे जाकर के ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में दर्ज हो जाती है। जैसे हमने आंख में पढ़ा था कि रॉड और कॉन सेल के बाद बाइपोलर सेल होती हैं और उसके बाद में गैंग्लियन सेल होती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के अंदर आउटर हेयर सेल होती हैं और डाइटर सेल्स होती हैं। टनल फाइबर होता है और टनल होती है, यानी कि एक रास्ता होता है, उसके अंदर वो नर्व सेल्स होती हैं जिसमें कि डाइटर सेल्स होती हैं, और आउटर हेयर सेल होती है। आउटर हेयर सेल यानी कि एक तो हेयर सेल वो है जो कि वहां पे हिल रही है ऊपर ड्यू टू पेरिलिम्फ, और वही हेयर सेल यहाँ पे नीचे की तरफ जो मूवमेंट कर रही है वो इलेक्ट्रिक मूवमेंट पहुंचा रही है, और यही ब्रेन में जाता है मूवमेंट। और इस तरीके से हम सुनते हैं। तो किसी चीज को सुनने में आंतरिक कान में ट्रांसडक्शन में सबसे अहम भूमिका किसकी होती है? तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई की होती है। The organ of Corti or spiral organ is the receptor organ for hearing and is located in the mammalian cochlea. किसी भी मैमल के, किसी भी
स्तनधारी के कॉक्लिया में होता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, और यही है जो कि हियरिंग को रिसीव करने के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। ए स्ट्रक्चर इन द कोक्लिया ऑफ द इनर ईयर विच प्रोड्यूसेस नर्व इंपल्स इन रिस्पॉन्स टू साउंड वाइब्रेशन। यही है जो नर्व इंपल्स यानी कि साउंड वाइब्रेशन आ रही है और उस साउंड वाइब्रेशन को चेंज कर दे रहा है इलेक्ट्रिकली नर्व इंपल्स के रूप में, जो कि नर्व के पास में इंपल्स के रूप में जा रही है, जो कि बाद में न्यूरॉन को फायर करने का संदेश देगी, है ना। तो यही है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जिसका रोल होता है। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई को आप मिस मत कीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक जी, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एनाटॉमिकली कहाँ चल रहे हैं, कान के अंदर खोजने की कोशिश कर रहे हैं क्या है, ठीक है ना। अभी तुमने ईयरबड का जब इस्तेमाल करते हो तब सोचा होगा कि तुम इतने कॉम्प्लिकेटेड जगह पे दे रहे हो इसको। मैंने इसीलिए कहा था कि आई इज वेरी इजी, नो सिंपल, इजी तो नहीं सिंपल है, बिकॉज कान बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, और कॉम्प्लेक्सिटी कई लेवल तक है, तो उसमें से एक लेवल में आपका कंप्लीट करवा दे रहा हूं। तो इस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। द फुट प्लेट, फुट प्लेट क्या होती है, स्टेपी यानी स्टीरअप जो होता है, जो स्टेपी की जो हड्डी होती है भाई, ऐसे करके एक ना लटकने पाँव रखने की चीज होती है घोड़े पे, इसी को कहते हैं स्टीरअप। इस पे जिसमें पाँव रखा जाता है इसको कहते हैं फुट प्लेट। यही फुट प्लेट जो होती है ये प्रॉपरली ऐसे करके ओवल विंडो से कनेक्ट करती है। ये स्टेपीज जो है ओवल विंडो से कनेक्ट करती है। तो फुट प्लेट ऑफ दी स्टेपीज फिट्स इनटू दी ओवल विंडो, ओवल विंडो में फिट होती है। इनवर्ड मूवमेंट महत्वपूर्ण है, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ दी स्टेपीज प्रोड्यूसेस इनवर्ड मूवमेंट ऑफ ओवल विंडो। अंदर की तरफ पुश करती है अगर स्टेपी तो अंदर की तरफ मूवमेंट होती है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पेरिलिम्फ रिजल्ट इन आउटवर्ड मूवमेंट एट द राउंड विंडो। अगर इनवर्ड की तरफ, अंदर की तरफ भाई, अगर यहां पे अगर यहां पे स्टेपी की तरफ से अगर अंदर की तरफ प्रेशर लग रहा है तो यहां तक प्रेशर अंदर की तरफ जाएगा, जिसके कारण ये प्रेशर बाहर की तरफ आ रहा है। तो जो अगर ओवल विंडो जो स्टेपी से कनेक्टेड है वो अगर अंदर की तरफ जा रही है तो राउंड विंडो बाहर की तरफ आएगी, और अगर ये बाहर की तरफ है तो फिर ये थोड़ा इसका खिंचाव अंदर होगा, क्योंकि पेरिलिम्फ है अंदर, पेरिलिम्फ के अलावा तो कुछ है नहीं, तो वो तो वैक्यूम वाली स्ट्रक्चर बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये इधर आ रही है तो ये इधर मूव करेगी, और ये इधर जा रही है तो ये इधर मूव करेगी, राइट। सो यही काम होता है ओवल विंडो और इसका। लेकिन एक काम और होता है, ये जो बैक एंड फोर्थ है, इसी बैक एंड फोर्थ से क्या क्रिएट हो रही है, अप एंड डाउन मूवमेंट। और ये जो अप एंड डाउन मूवमेंट है यही हेयर सेल को जो इंफॉर्मेशन देने का काम है, रिसीविंग का काम जो है वो यही करवा रही है। बैक एंड ऊपर अप एंड डाउन मूवमेंट, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हेयर सेल को नहीं रिसीव करवाती इंफॉर्मेशन। इसी बैक एंड फोर्थ से यानी आगे पीछे वाली जो मूवमेंट है उसी से, यानी क्षैतिज गतिशीलता से ऊर्ध्वाधर गतिशीलता का निर्माण हो रहा है। और जो ऊर्ध्वाधर गतिशीलता है वही है जो हेयर सेल को इंफॉर्मेशन दे रही है, हेयर सेल की टिप पर, राइट। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड आर एनालाइज्ड इन कॉक्लिया बाय द हेयर सेल। अब जो कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी आवाज की लक्षण, उसको पहचानने का काम कॉक्लिया के अंदर क्या करते हैं, हेयर सेल करते हैं। 15,500 15,500 ऑडिटरी रिसेप्टर्स होते हैं, नोन एज हेयर सेल, आर इवनली स्पेस्ड अलोंग द लेंथ ऑफ द बेसिलर मेम्ब्रेन। बेसिलर मेम्ब्रेन जो होता है, जितनी दूर तक बेसिलर मेम्ब्रेन है उस पूरे में इवनली यानी इक्वली फैले होते हैं। अगर हम आंख से कंपेयर करें तो आंख में रोड एक जगह कम थी, यानी रोड पेरिफेरी पे ज्यादा होती हैं और कोन सेंटर पे होती हैं। यहाँ पे ये 15,500 है और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं पूरे बेसिलर मेम्ब्रेन में। The tip of the hair cell are in physical contact with a stiff, inflexible structure called the tectorial membrane, which extends the length of the cochlea. और जो इसकी जो टिप होती है हेयर सेल की, वो टिप फिजिकल कांटेक्ट में होती है एक स्टिफ, इनफ्लेक्सिबल यानी हार्ड स्ट्रक्चर होती है जिसे कहते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। यहाँ पे होती है भाई, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन यहाँ पे होती है, इससे जुड़ी हुई होती है, विच एक्सटेंड्स टू द लेंथ ऑफ द कोक्लिया। जितना बड़ा कोक्लिया है उतना बड़ा बेसिलर मेम्ब्रेन है, उतना ही बड़ा टेक्टोरियल मेम्ब्रेन भी होता है, जो कि बेसिकली उस वाइब्रेशन को ग्रहण करता है। हेयर सेल उसी के थ्रू उस वाइब्रेशन को लेती हैं। इवनली इसलिए होता है क्योंकि कोई एक हेयर सेल ज्यादा और कोई एक हेयर सेल कम नहीं लेती, बल्कि सारा जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है वो एग्जैक्टली एक साउंड को पूर्ण रूपेण ग्रहण करता है, ताकि होल कॉक्लिया मिल करके उसका मीनिंग क्रिएट करने में हेल्प कर सके। एंड अब अगर लाउड साउंड है तो लाउड साउंड्स प्रोड्यूस अ ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ मूवमेंट इन पेरिलिम्फ। अगर तेज आवाज है तो पेरिलिम्फ में ज्यादा मूवमेंट होती है, प्रोड्यूसिंग मोर मूवमेंट ऑफ द बेसिलर मेम्ब्रेन। इसके कारण
बेसिलर मेम्ब्रेन की मूवमेंट भी ज्यादा हो जाती है। एंड ग्रेटर शेयरिंग ऑफ हेयर, ध्यान रखना क्या है शेयरिंग। शेयरिंग यानी कि आप इसको बिल्कुल क्लियरली समझ सकते हैं, एक वर्ड होता है स्ट्रेस, आप इसे यहां पे समझ सकते हैं मूवमेंट ड्यूरिंग रिसीव, बट वर्ड जो यूज करेंगे आप वो क्या करेंगे, वर्ड शेयरिंग यूज करेंगे। तो ग्रेटर शेयरिंग ऑफ हेयर सेल ज्यादा टेंशन में आ जाती है, इसलिए वो ज्यादा रिसीव करने लगती हैं अगर लाउडर नॉइज है तो, अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में जो हेयर सेल होती हैं और जो बेसिलर मेम्ब्रेन होता है और जो पेरिलिम्फ होता है, इन सब में ग्रेटर मूवमेंट होगी और ग्रेटर रिसीविंग होगी अगर लाउड नॉइज है। अगर कम है तो लेस रिसीविंग होगी, लेस मूवमेंट होगी, राइट। द ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ शेयरिंग इन द हेयर सेल, द ग्रेटर इलेक्ट्रोकेमिकल रिस्पॉन्सेज इन द ऑडिटरी नर्व एंड द ग्रेटर द परसीव्ड लाउडनेस। इसका मतलब क्या है, बड़ा सिंपल है यार, पेरिलिम्फ जितना हिलेगा उतना ही बेसिलर मेम्ब्रेन हिलेगा, जितना पेरिलिम्फ और बेसिलर मेम्ब्रेन हिलेगा क्योंकि उसी के बिल्कुल अलोंग विद है, तो उतना ही टेक्टोरियल मेम्ब्रेन हिलेगा, और जितना टेक्टोरियल मेम्ब्रेन हिलेगा उतना हेयर सेल में मूवमेंट होगी, और जितना हेयर सेल में मूवमेंट होगी उतनी ही तेज साउंड को रिसीव किया जाएगा। तो जितना तेज हथौड़ा चलेगा उतना ही तेज एनविल पे लगेगा, जितना तेज एनविल पे लगेगा उतना तेज स्टीरअप में मूवमेंट होगी, जितनी तेज आगे पीछे की स्टीरअप में मूवमेंट होगी उतना ही तेज ऊपर नीचे वेस्ट स्काला वेस्टिबुली में मूवमेंट होगी। हिल क्या रहा है, स्काला वेस्टिबुली या फिर स्काला टिम्पनी, दोनों ही फिल्ड है, पूरी तरह से भरे हुए हैं पेरिलिम्फ से। इसके कारण पेरिलिम्फ जो एक थिक मटेरियल है उसके अंदर मूवमेंट होगी, और उसमें जो मूवमेंट हो रही है इससे बेसिलर मेम्ब्रेन में मूवमेंट होगी। बेसिलर मेम्ब्रेन की मूवमेंट और पेरिलिम्फ की मूवमेंट टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अंदर मूवमेंट करवाएगी। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जो है वो हेयर सेल से अटैच है, तो इस तरीके से हेयर सेल में मूवमेंट होगी। तो जितनी ज्यादा मूवमेंट है वो किससे जुड़ी हुई है, लाउड साउंड से, और जितनी कम है वो कम साउंड से। अब जितनी ज्यादा मूवमेंट है उतना ज्यादा हेयर सेल मूव कर रहा है, इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल रिस्पांस होगा। तो ज्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल रिस्पांस कब होगा, जब वॉइस नॉइज जब लाउड होगी, और जब वॉइस या साउंड लो होगी तो मूवमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल कम होगा। यही हमें पढ़ना था कि इलेक्ट्रो मूवमेंट हो कैसे रहा। दैट इज लाउडनेस इज कोडेड इन द ब्रेन बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स दैट आर इन टर्न। तो इसका मतलब क्या है, जब लाइट हमारे आंखों से रिसीव होती थी तो हमारा दिमाग जो है वो उस लाइट को किस चीज से पहचानता है, कलर से। ध्यान से समझिएगा, किससे, रंग से। लेकिन यहां पे जो आवाज है, आवाज की जो लाउडनेस है, उसे ब्रेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स से पहचानता है। नंबर यानी क्वांटिटी, आंसर याद रखिएगा, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो हमारे कान के अंदर जाती है, कान के अंदर से ब्रेन तक जाती है, जितनी क्वांटिटी होगी, ग्रेटर द क्वांटिटी ग्रेटर द लाउडनेस, ग्रेटर द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स ग्रेटर द लाउडनेस, इसी से पहचानता है। एंड डिटरमाइंड बाय द फोर्स विद विच हेयर सेल्स आर sheared against the basilar membrane। और बेसिलर मेम्ब्रेन के साथ जो टेंशन, जो मूवमेंट के कारण जो टेंशन, जो स्ट्रेस उत्पन्न हो रही है वो उतनी ही ज्यादा होगी, इसीलिए उतनी ज्यादा मूवमेंट होगी और इसीलिए उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल इंपल्स पैदा होगी। तो कम आवाज है तो कम मूवमेंट होगी, कम इंपल्स होगी, ज्यादा आवाज है ज्यादा मूवमेंट होगी, ज्यादा इंपल्स होगी, राइट। तो इस तरीके से हम कितनी आवाज सुन रहे हैं उसकी क्षमता नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स पे बेस करती है, क्योंकि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं हेयर सेल 15,500, इवनली यानी बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो साउंड भी सभी बराबर ही मूवमेंट को रजिस्टर करेंगे, किसी का ज्यादा रोल और किसी का कम रोल नहीं है। रोल किसका है, आवाज को ठीक करने में, उसकी फ्रीक्वेंसी को जज करने में रोल किसका है। और अगर हम ये कहें कि आवाज की क्वालिटी, ट्रांसडक्टेड क्वालिटी के लिए रोल किसका है, तो इसको आपको आज बताया गया है पूरे ट्रांसडक्शन प्रोसेस के दौरान, ठीक है। तो जहां तक हम बात करें कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा आ रही है और उसको अगर आवाज को अगर ठीक करना है तो हेलिकॉट्रेमा, और अगर क्वालिटी ऑफ ट्रांसडक्शन की बात करें तो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई का महत्वपूर्ण रोल होगा। आज का सेशन जो था वो इसी जगह तक था, एंड आई एम रियली सॉरी अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गई हो आपको, क्योंकि ये सारी टर्म्स बहुत नई होंगी। आप सोच सकते हैं कि मुझे थोड़ा सा इससे ज्यादा काम करना पड़ा होगा, तो मेरे लिए भी उतना ही, मतलब उतना नहीं लेकिन हाँ लगभग उसके निकट ही मेरे लिए भी थी चीजें। तो कोशिश की है कि जस्टिफिएबली आप तक इसको पहुंचा सके। थैंक यू सो मच। अब थोड़ा सा उसको अगर देखेंगे हम लोग, जो कोर्स हमने बनाया हुआ है, जो मतलब जो हमने अभी तक काम किया है पिछले वाले से कनेक्ट करके, तो मेरे ख्याल में पूरी समझ बन जाएगी। और अगले सेक्शन में हम क्वालिटी ऑफ हियरिंग और एज का इस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, इन दो चीजों पे बात कर लेंगे, और चौथे सेशन में हम इसे कल कंप्लीट कर लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच। जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा, अगर कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आपको लग रहा है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।